राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कहानियों में। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, बड़े भाई साहब। चलो चलते हैं कहानी की ओर। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबीयत और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर का बार-बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल कॉमा, अमीना कॉमा, भाइयों भाइयों कॉमा, दरअसल कॉमा, भाई भाई कॉमा, राधेश्याम कॉमा, श्रीयुक्त राधेश्याम कॉमा। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं कक्षा में, अर्थात वो 9वीं क्लास में थे और मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार बार आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी देहोनी में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक उफ तक ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब ये कहीं विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक ना लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2 साल, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन से है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें, ऐसे ऐसे सूक्ष्म बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा से मैं जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं।
जो काम मेरे बूते के बाहर है, अर्थात यानी कि जिस काम हमारे करने की क्षमता नहीं है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फिर फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, अर्थात खेल कूद के लिए वो समय ही नहीं निकालते। प्रातःकाल उठना 6 बजे, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल जाना। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरी और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे ले लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल्ली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मा स्वाभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी ओर फजीयत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से हेकड़ी जताने का साहस ना था, पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी असहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, अर्थात सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उनका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। उसे कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे कर ले, पर अभिमान ना करे,
इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा। उसे यह अनुमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शोरू ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांगकर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधेर के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाह के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद कर लेना आसान नहीं। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में, अर्थात 0 भी ना मिलेगा। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आदि रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चौरम पंचम लगाते चले जाओ। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। आवा जा की जगह आ जा वा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर, मुम्तिहानों का अर्थ होता है टीचर, मुम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर आबा जा और आजा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन है। दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अगर आप अपनी कॉपी खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उससे कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखूं? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल केस आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। और समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रख रहे हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का तुमसे मुझे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरे बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी आरुचि ज्यों की त्यों बनी रही।
खेलकूद का कोई अवसर हाथ न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की थी, पर न जाने कैसे मैं दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणगत परीक्षण किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले। मुंद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊं, फिर वे किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनानन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब के भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वेच्छा भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही होता जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवे, पतंग, और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट में होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माचा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से अब कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बतताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगमी पथिक की ओर जो मदगति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लंगे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानव उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है। ना मोटर कार है, ना ड्रम है, ना गाड़ियां हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले की कनकौवा के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म ना आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े विद्वान और उनकी मातहत में काम करते हैं। और तुम इसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वे जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उससे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता।
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए हो जाओ या एमफिल कर लो या डीए लिफ्ट हो जाओ, समझ किताबों से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया है और दादी भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गई होंगी, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था और 8वें हेनरी ने कितने विभाग किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें उन्हें पता है जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा और कुछ ना बचेगा। लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाया जाए। जो कुछ दादा भेजते हैं हम उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे वैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर लेते हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं। यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, अर्थात उन्हें आज महसूस हुआ कि मैं सचमुच इनसे छोटा हूँ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वे बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिए और कहा, कनकौआ उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है कनकौए उड़ाने को, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और वे हताशा होटल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोस्तों, ये तो थी कहानी मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब। अगर आपकी अपनी पसंद की कोई कहानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा तहे दिल से लखनऊ और अलीगढ़ वासियों के लिए धन्यवाद कि मेरी कहानियाँ उन्हें इतनी अच्छी लग रही हैं और मेरी सबसे ज़्यादा कहानियाँ लखनऊ और उत्तर प्रदेश में सुनी जा रही हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।